नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे महान सम्राट अशोक को। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं मौर्यन डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर पर। उससे पहले आप इस मौर्यन डायनेस्टी का जो मैप है वो देख लीजिए कि मौर्यन डायनेस्टी है वो कितनी रही थी। इस मैप को हमने नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो मौर्य डायनेस्टी है उसका रूल इंडिया में कहाँ कहाँ रहा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के शासक थे, रूलर थे, तब उन्होंने क्या है लगभग आधा हिंदुस्तान, आधा इंडिया को उन्होंने जीत लिया था और उनका जो बचा कुचा काम है वो पूरा कर लिया था सम्राट अशोक ने। उस समय जो डायनेस्टी है वो काफ़ी कुछ फैल गई थी, जैसे कि ईरान और अफगानिस्तान तक भी उनकी डायनेस्टी थी। तो ये था कंप्लीट मौर्यन डायनेस्टी जिसमें काफ़ी कुछ लगभग पूरा भारत विजित कर लिया था। अब चलते हैं मौर्यन डायनेस्टी के जो महान रूलर हुए थे सम्राट अशोक को। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 273 से 232 बीसी के आसपास रहा था। अशोक का जो प्रारंभिक जीवन है वो काफ़ी दुविधापूर्ण ही रहा था, क्योंकि अशोक की जो कहानी है वो काफ़ी पेचीदा कहानी है। जैसे उनका साम्राज्य रहा था वैसी उनकी कहानी भी है। अशोक की कहानी में 4 कैरेक्टर मैन हैं। एक है अशोक स्वयं, दूसरा है बिंदुसार जो इनके पिता है, तीसरे हैं सुसीम जो इनके भाई हैं, और चौथे हैं राधागुप्त जो बिंदुसार के उस समय के मंत्री है। कहा जाता है कि जो राधागुप्त है वो संभव हो सकता है कि चाणक्य के पौत्र हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को रूल में लाने का जो काम है वो किया था चाणक्य ने, और अशोक को रूल में लाने का काम किया था राधागुप्त ने। अशोक वो पहले शासक थे जिन्होंने बात की सेकुलरिज्म की, वो पहले शासक थे जिन्होंने बात की नैतिकता की, और ये कहा कि जो सीमा का विस्तार है वो युद्ध से नहीं धर्म से होना चाहिए। इसलिए जनता उन्हें देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाते हैं। उनका जो पावर स्ट्रगल था वो काफ़ी अलग रहा था, क्योंकि जो अशोक थे वो बचपन में काफ़ी कुरूप थे। बचपन में क्या, तो वो तो लाइफ टाइम कुरूप ही रहे थे, और उनकी कुरूपता इतनी थी कि बिंदुसार उनको अपना पुत्र मानने में वो मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ऐसा कोई किसी राजा का पुत्र हो सकता था, क्योंकि उनकी जो त्वचा थी वो काफ़ी रुष्ट थी और इसके अलावा वो काफ़ी कुरूप भी थे। इसलिए बिंदुसार ने है वो कभी भी अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं तो उत्तराधिकारी समझा और न ही अपने पुत्र के रूप में इनको स्वीकार किया। वो हमेशा से उनकी जो सिंपैथी थी वो सुसीम की तरफ ही थी। वो ही चाहते थे कि जो सुसीम है वो ही उनका उत्तराधिकारी बने, इसलिए वो हर समय अशोक को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। और जब तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ, तो तक्षशिला का विद्रोह का जब दमन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या है अशोक को भेजा। अशोक को तक्षशिला का दमन करने के लिए भेजा, एक सेना दी, लेकिन सेना को हथियार नहीं दिए। अब वही बात है कि आप जब सेना तो दे दोगे लेकिन हथियार नहीं दोगे तो वहाँ जाके युद्ध कैसे करेंगे, कैसे उनका विद्रोह का दमन करेंगे, कैसे उस विद्रोहियों का सामना करेंगे। तो ये सब स्ट्रेटजी अपनाई गई। तो अशोक जब वहाँ गया तो जो होता है कि खुदा को जो मंजूर होता है वही होता है, और अशोक के साथ भी वही घटना घटी। और वहाँ की जो जनता थी उन्होंने अशोक को अपना राजा स्वीकार कर दिया और उसके राह में फूल बिछा दिए, और स्वतः ही विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये एक पावर प्लस पॉइंट रह गया अशोक के लिए। उस समय अशोक की प्रशंसा इतनी हो गई और इतनी ख्याति फैल गई कि उस समय उनको वायसराय बनाया गया उज्जैन का। 18 वर्ष की आयु में ही उनको उज्जैन का वायसराय बना दिया गया। फिर जब सेकेंड विद्रोह हुआ तो उस समय बिंदुसार ने डिसाइड किया कि इस बार का जो विद्रोह है वो दबाया जाएगा सुसीम के द्वारा।
इसलिए सुसीम को सेकंड विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। लेकिन 269 बीसी में बिंदुसार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है वो उत्तराधिकारी की घोषणा हो जाए, क्योंकि वो बिना उत्तराधिकारी की घोषणा किए मरना नहीं चाहता था। तो इसलिए उसने सुसीम को संदेश भिजवाया कि जल्दी से जल्दी आप पाटलिपुत्र लौटे, जिससे कि आपका राज्याभिषेक किया जा सके। और जो ये जो तक्षशिला का जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा जाए, ऐसा संदेश भिजवा दिया। लेकिन यहाँ पे जो है गेम चेंजर का जो प्लान है वो राधागुप्त जी ने किया। राधागुप्त जी ने एक चाल चली और उन्होंने संदेश भिजवाया अशोक को। अशोक को संदेश भिजवा के कह दिया कि आप जल्द से जल्द पाटलिपुत्र लौट जाए, आपका राज्याभिषेक हो सकता है। तो सुसीम से पहले जो है वो अशोक पाटलिपुत्र पहुंच गए। और उस समय जो बिंदुसार थे वो भी काफ़ी घायल अवस्था में थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो उन्होंने क्या है ज़बरदस्ती क्या है अपना राज्याभिषेक कर दिया और 269 बीसी में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कर दिया। और उसी समय जो है वो बिंदुसार की भी मृत्यु हो गई। राज्याभिषेक तो कर दिया, लेकिन अब जो है उनका असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि राज्याभिषेक करने के बाद में उनको सामना करना था अपने भाइयों का। क्योंकि जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने अपनी जीवन में दो कामों में बड़ी निपुणता हासिल की थी। एक तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए थे, इसलिए जो इतिहासकारों ने उन्हें अमित्र चौड़स का अर्थात शत्रुओं का संहारक, और दूसरा था उन्होंने बहुत ज़्यादा शादियाँ की थी। बहुत ज़्यादा शादियों के हमें ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, फिर भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, क्योंकि किंवदंतियों में कहा गया है कि उनके जो से वो 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों से पता चलता है कि शादियाँ तो ज़्यादा ही की होगी, वरना 100 पुत्र तो कैसे ही होते। तो 100 पुत्रों के बीच में अब था अगला संघर्ष। तो 100 पुत्रों के लिए अब अशोक को उन 100 पर जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित करना था। इसलिए कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, और इस पूरे टाइम पीरियड में उसको 4 वर्ष का समय लगा। और उसी 4 वर्ष के समय को उत्तराधिकार संघर्ष कहते हैं। और उसी उत्तराधिकार संघर्ष के बाद में अशोक फाइनली 273 बीसी में वहाँ सम्राट बन गया। और सम्राट बनते उन्होंने राधागुप्त जी को क्या है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये था उनका पावर स्ट्रगल। इस पूरे पावर स्ट्रगल में उनको कंप्लीट 4 साल लगे। अशोक की माता का नाम भीमा या सुभद्रांगी था। फिर अशोक ने भी बहुत ज़्यादा शादियाँ की थी, बिंदुसार के जितनी तो नहीं की थी, फिर भी शादियाँ की थी। उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था देवी, और उनके जो एक पुत्र था और एक पुत्री था। पुत्र का जो नाम था वो था महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन्होंने क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये दोनों जो है श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म को इन्होंने काफ़ी फैलाया था। सेकंड पत्नी का नाम था कारुवकी। उनके पुत्र का जो नाम था वो था तिवर, और इनका जो उल्लेख है वो रानी के अभिलेख में हमें मिलता है। उसके बाद में जो अगली पत्नी थी उनका नाम था पद्मावती, और पद्मावती का जो पुत्र था उनका नाम था कुणाल। उसके बाद में अगली जो रानी है उनका नाम है तिष्यरक्षा। तिष्यरक्षा के कहने पर ही इन्होंने क्या है कुणाल को अंधा करवा दिया था, इसकी कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी, और अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। जब अशोक शासक बन गए थे और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, और ये जो था वो उनका टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगभग 260 और 61 बीसी के आसपास उन्होंने कलिंग पर अटैक किया, और उसके बाद में कंप्लीटली लाइफ चेंज हो गई सम्राट अशोक की। कलिंग जो थी वो उस समय तौसल की राजधानी थी। खारवेल के जो हाथीगंपा अभिलेख है उसमें हमें कलिंग का जो राजा है वो नंदराज पता चलता है कि जो उस समय जो राजा था वो नंदराज था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग क्या है युद्धबंदी बना दिए गए। और इस युद्ध ने इतना हृदय परिवर्तन किया अशोक का कि इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति या युद्ध घोष के स्थान पर दम नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि इस युद्ध ने अशोक को संडाशोक से धर्माशोक बना दिया, अर्थात संडाशोक जो था कि भाई बहुत ज़्यादा युद्ध करने वाला, उससे उनको धर्माशोक बना दिया गया। और उसके बाद में अपना जीवन जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया।
अब बात करते हैं अशोक के धर्म की। तो सबसे पहली जो पुस्तक है राजतरंगिणी, जो अपने इतिहास के बारे में जानकारी देती है, जिसके जो राइटर है वो है कल्हण। कल्हण बताते हैं कि अशोक जो है वो भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने श्रीनगर शहर भी बसाया था और वहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था झेलम नदी के किनारे। ये जो कंप्लीट जानकारी है वो हमें राजतरंगिणी से मिलती है। इसके अलावा अशोक ने नेपाल में ललित पाटन और उसकी पुत्री जो थी सारुमती, उन्होंने देवी पाटन शहर बसाया था। ये भी जानकारी हमें कल्हण देते हैं। दीपवंश और महावंश के अनुसार सुसीम के जो पुत्र थे, जो अशोक के भाई थे सुसीम, उनके पुत्र थे निग्रोध, उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित किया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म के लिए इन्फ्लुएंस करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोगलीपुत्र तिष्य। इन्हीं के कारण क्या है बौद्ध धर्म से वो काफ़ी प्रभावित हुए। और दीपवंश और महावंश जो बौद्ध साहित्य हैं वो कहते हैं, ये जो सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका के जो साहित्य हैं वो कहते हैं कि जो अशोक ने है वो बौद्ध धर्म धारण कर दिया था। और इसके अलावा अशोक के बारे में बहुत सारी डिटेल इस ग्रंथों में हमें मिलती है। एक पुस्तक है दिव्यावदान। इसके अलावा चीनी यात्री हेनसांग, ये दोनों कहते हैं कि उपगुप्त एक बौद्धिज्म जैन वो जो बौद्धिज्म संत हैं, उन्होंने जो है अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की तथा 20वें वर्ष में इन्होंने जो है वो लुम्बिनी की यात्रा की थी। जब इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी तब इन्होंने धार्मिक कर लेना बंद कर दिया था। उसके बाद में बात करते हैं हम भाब्रू अभिलेख की। भाब्रू अभिलेख से हमें अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध, बुद्ध, संघ और धम्म के शरण में जाने की वो है बात करता है। अब बात करते हैं हम अशोक के धम्म की। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध घोष को त्याग दिया और धम्म घोष को अपनाया। ये जो धम्म घोष है वो एक आचार संहिता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था और अपने शासनकाल के जो 14वें वर्ष में इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ये जो धम्म महामात्र है इसका क्या कार्य था, ये जनता में धम्म का प्रसार करता था, इन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रेरित करता था, कारावास के कैदियों को मुक्त करना और उसकी सज़ा कम करना, इसके अलावा परिवार की आर्थिक जो सहायता है वो आदि कार्य धम्म महामात्र जो है वो करता था। बौद्ध धर्म जो ये जो धम्म है अशोक का, वो एक आचार संहिता थी। इसका जो है वो बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात ये जो है वो धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को समाहित किया गया है। और इसके अलावा कोई धर्म की कोई रिलीजियस बुक होती है, इसकी कोई रिलीजियस बुक भी नहीं है। इस धम्म में कहा गया है कि उपासिनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च। इसका अर्थ ये होता है कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, सबका कल्याण, दया, दान, सत्य बोलना चाहिए, सफाई, मधुर व्यवहार करना चाहिए और साधुवाद जैसी शिक्षाएं ये जो धम्म है वो देता है। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया और इसमें स्वर्ग की है वो झांकियाँ निकाली जाती थी। अशोक धम्म यात्राओं का आयोजन करता था जिसके तहत जन सुनवाई की जाती थी। अशोक ने धम्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए जगह जगह अपने क्या है लेख भी लिखवाए थे और लेख के अलावा धम्म महामात्र की इन्होंने क्या की नियुक्ति की थी। और इसी धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख जो है वो हमें 5वें शिलालेख से मिलता है। अब हम बात करते हैं अशोक के लेखों की, अभिलेखों की। ये जो लेख हैं वो मौर्यन डायनेस्टी के और अशोक के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें देते हैं, क्योंकि ये जगह जगह पर मिलते हैं और इससे क्या है बहुत सारी जानकारी हमें अवेलेबल होती है। ये जो अभिलेख हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभालेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक व्रत शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। स्तंभालेख भी 2 प्रकार के, व्रत और लघु, और तीसरा तो गुहालेख है ये। अब इन सब को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्रत शिलालेख।
इनमें जो है अभिलेखों की जो संख्या है वो 14 है, अर्थात जो इसमें है वो 14 अभिलेख लिखे गए हैं और ये 8 स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। वो 8 स्थान कौन कौन से हैं? तो पहला है शहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेरा या मानसेरा। ये दोनों जो जगह है वो पंजाब के पेशावर में है। ये दोनों ही शिलालेख अवेलेबल है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है कालसी, ये उत्तराखंड में है। और जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो गुजरात से प्राप्त होता है। शोपारा ये हमें महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा धौली और जोगढ़ जो है वो हमें उड़ीसा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगला जो अभिलेख है वो है एराईगुड़ी, ये जो हमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। ये जो 8 स्थानों से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं और उसमें है हर एक में जो है वो 14 अभिलेख लिखे हुए, अर्थात 14 ऐसे जो लाइनें हैं वो लिखी गई है। अब बात करते हैं प्रथम कलिंग प्रज्ञापन की। अशोक अपने जो 13वें अभिलेख हैं, कुल एक पर 14 अभिलेख है, उसमें से जो 13वां अभिलेख है उसमें अशोक जो है वो कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है एवं अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या है, जनता को धमकाता है। वो कहता है कि मैं वही अशोक हूँ, यदि आपने कोई गलती की तो आप जानते हैं कि कलिंग में क्या हुआ था, मैंने कैसे 1 लाख लोगों को मार दिया था और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया था। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रजा को धमकाता है। लेकिन जो धौली और जोगढ़ है, क्योंकि जो कलिंग है, कलिंग जो है वो उड़ीसा में स्थित है और धौली और जोगढ़ जो अभिलेख है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो यहाँ के जो अभिलेख है, यहाँ की जो प्रजा है उसको वो अपनी संतान बताता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया था और वहाँ की जनता को वो अलग नज़र से देखता था। इसलिए जो धौली और जोगढ़ में उन्होंने जो अभिलेख लगवाए उसमें समस्त प्रजा को अपनी संतान बताया तथा यहाँ से जो 11वां, 12वां और 13वां अभिलेख है उनको हटा दिया और तथा 2 नए अभिलेखों को इसमें जोड़ा। इसको पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। अब बात करते हैं लघु शिलालेख की। इसमें जो है वो अशोक की हमें व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। ये जो लघु शिलालेख है वो है मास्की, गुजरा, उदयगोलम, नेटूर और बाबरू। इसके अलावा जो ऊपर के जो 4 हैं इनमें अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। इसके अलावा जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें उसका नाम है वो देवानाम प्रिय मिलता है। लेकिन ये जो 4 मास्की, गुजरा, उदयगोलम, नेटूर, ये जो है यहाँ से हमें इसका नाम अशोक मिलता है। अन्य अभिलेखों में अशोक की जो उत्पत्ति है वो देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी के नाम से हमें अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं व्रत स्तंभ अभिलेख की। ये जो अभिलेख है इनकी जो संख्या है वो है 7 और ये 6 स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति। ये जो मूल रूप में जो कौशाम्बी वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन बाद में जो है अकबर क्या है इसको प्रयाग लेकर आ जाता है और वहाँ पे इसको लाकर इस्टेब्लिश कर देता है। इस अभिलेख में हमें अशोक के अलावा बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इस अभिलेख पर सबसे पहले जो अशोक के 6 अभिलेख हैं वो हमें मिलते हैं। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है उसमें रानी का लेख है, जिसमें हमें कारुवकी और तीवर की जानकारी, जो उनकी पत्नी और पुत्र थे, उनकी जानकारी मिलते हैं। उसके बाद में जब गुप्त डायनेस्टी आती है तब शासक होते हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन ने लिखी थी वो भी इस पर लिखी हुई है, उसके हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमें बीरबल का लेख मिलता है और उसके बाद में हमें जहांगीर का लेख मिलता है। तो इस अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो अगला जो स्तंभ अभिलेख है वो है दिल्ली टोपरा का अभिलेख। ये मूल रूप से जो है वो टोपरा में स्थित था, लेकिन जब तुगलक वंश आता है तब फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, इसको दिल्ली में स्थापित कर देता है। ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें पूरे के पूरे 7 अभिलेख लिखे हुए हैं, क्योंकि उसके पहले के और उसके बाद के जो भी अभिलेख है उसमें 6 अभिलेख ही मिलते हैं, लेकिन इसमें है जो 7 के 7 अभिलेख मिलते हैं। 7वें अभिलेख में जैन धर्म एवं आजीवक धर्म की जानकारी हमें वो है जो देता है। उसके बाद में दिल्ली मेरठ का अभिलेख, ये जो है वो मूल रूप से मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या है इसको लेकर दिल्ली चला जाता है। इसके अलावा अन्य स्तंभ अभिलेख कौन से हैं? लोरिया अर्राज
लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो बिहार में, ये तीनों ही जो है वो बिहार में स्थित है और इससे भी हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। लोरिया अर्राज जो है वहाँ पर जो है घोड़े का चित्र मिलता है। इसके अलावा रामपुरवा से हमें सांड का और लोरिया नंदनगढ़ से एक सिंह का जो है चित्र हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभाभिलेख की। इन लेखों में अशोक की राजकीय घोषणाओं को उत्कीर्ण किया गया है। उसमें से सबसे पहला जो है वो है रोमिंदई अभिलेख। इसमें मौर्य काल की जो है वो आर्थिक स्थिति अर्थात जो राजस्व स्थिति है वो हमें पता चलती है कि उस समय जो है वो भू राजस्व कितना था। तो इस अभिलेख में ये कहा गया है कि अशोक ने जो है वो अपना भू राजस्व घटा दिया था और वो घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें रोमिंदई अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा 2 अन्य अभिलेख हैं जिनका नाम है सारनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख। इन अभिलेखों से हमें अशोक के जो बौद्ध संघ में जो फूट डालने पर चेतावनी दी गई है। जब हम देखते हैं कि जब बौद्ध संगीति होती है उस समय भी अशोक इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें भी यही कहा गया है कि अगर कोई बौद्ध संघ में फूट डालेगा तो उनके लिए जो है वो सज़ा दी जाएगी। उनके लिए चेतावनी दी जाती है कि जेल जो है वो रहने लायक स्थान नहीं है। इसके अलावा जो कैदी है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो आप समझ लो कि आपको क्या करना है। अगर बौद्ध धर्म में आप फूट डालोगे तो आपको एक जेल में ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं गुहा लेख की। अशोक ने 3 गुहाओं का निर्माण करवाया था और जिसमें उसके लेख भी हमें मिलते हैं। उसमें से जो पहला है वो है कर्ण चौपड़ और दूसरा है सुदामा। कर्ण चौपड़ और सुदामा जो है वो आजीविकों के लिए बनाए गए। इसके अलावा जो विश्व झोपड़ी है उस गुफा का भी निर्माण करवाया। ये आजीवक और अन्य सभी जो संत थे उनके लिए भी इसको बनाया गया। अशोक के जो अभिलेख है वो हमें प्राकृत भाषा अर्थात जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, प्रादेशिक जो भाषा है उसमें लिखे गए हैं। और अशोक के अभिलेखों की जो लिपियाँ हैं वो बहुत प्रकार की लिपि है, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामैक लिपि और इसके अलावा जो ग्रीक और यूनानी लिपि भी इसमें शामिल की गई है। 1750 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टिफेन थेलर। उन्होंने अशोक के अभिलेखों की खोज की और पता चला कि ये जो है वो अशोक के यहाँ पे अभिलेख है। उसके बाद में काफ़ी समय तक इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया और जो प्रथम व्यक्ति थे 1837 में जेम्स प्रिसेप, इन्होंने क्या है पहली बार जो है अशोक के स्तंभों को पढ़ा अर्थात उन्होंने जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल कर दी थी। इसके अलावा एक और अभिलेख है जिसका नाम सरकुना या सर-ए-कुन्ना जो कंधार, काबुल जो अफगानिस्तान में स्थान है कंधार, इसको कंधार अभिलेख भी कहते हैं। ये जो है वो द्विभाषी अभिलेख है। इसमें ग्रीक और अरामैक दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। बाकी जो सारे जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे, लेकिन इसमें जो है वो ग्रीक और अरामैक लिपियों का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अशोक के जो अभिलेख थे उनके आधार पर जो है वो संपूर्ण अशोक का इतिहास लिखा था। ये था उनके बारे में कंप्लीट स्तंभों के जो अभिलेख हुए थे उसके बारे में। अभी इतने महान सम्राट हुए थे अशोक, तो संभव है एक लेक्चर में तो कंप्लीट होने से रहे, तो इसके लिए एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें उनकी मौर्यकालीन कला, इसके अलावा जो मौर्यकालीन प्रशासन था उनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।